Welcome students. I am Dr. Rohitashu Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Dunga College, Bikaner. In this presentation, I will explain biosynthesis of sucrose. This is first presentation in the series titled Biosynthesis of Sucrose. First, we take स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज. सबसे पहले हम सुक्रोज की संरचना के बारे में बात करते हैं. यू मस्ट बी अवेयर दैट सुक्रोज इज ए डाइसैकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ वन मॉलिक्यूल ईच ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जो दो मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर बनता है, एक ग्लूकोज अणु से और एक फ्रक्टोज अणु से. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड बाय ग्लूकोज अल्फा 1 टू बीटा फ्रक्टोज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज इकाइयां जो हैं वह अल्फा 1 टू बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ी रहती है. तात्पर्य यह है कि ग्लूकोज अणु के अल्फा कार्बन और फ्रक्टोज अणु के बीटा कार्बन के बीच में यह ग्लाइकोसाइडिक बंध निर्मित होता है. या दूसरे शब्दों में कहें तो ग्लूकोज अणु जो होता है वह अल्फा एनोमेरिक होता है, उसके कार्बन नंबर 1, और फ्रक्टोज जो होता है वह बीटा एनोमर होता है, उसके कार्बन नंबर 2 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बंध के निर्माण के द्वारा सुक्रोज का निर्माण होता है. द सुक्रोज मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ ए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 1 ऑफ अल्फा एनोमेरिक ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड कार्बन नंबर 2 ऑफ बीटा एनोमेरिक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल. तो जैसा कि यहाँ चित्र में हम देख सकते हैं, यह ग्लूकोज अणु है, यह फ्रक्टोज अणु है, और इन दोनों के बीच में यह ग्लूकोज का जो अणु है वह अल्फा एनोमेरिक है, यानी यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वह नीचे की तरफ ओरिएंटेड है, जबकि फ्रक्टोज की यदि हम बात करें तो यहाँ पर यह जो कार्बन नंबर 2 है वह बीटा एनोमेरिक है. तो यहाँ पर ग्लूकोज अणु के अल्फा एनोमेरिक ग्लूकोज अणु के कार्बन नंबर 1 और बीटा एनोमेरिक फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 के बीच में एक ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण होता है और उससे सुक्रोज अणु का निर्माण होता है. इसी को और स्पष्ट रूप से इस चित्र में देखा जा सकता है, जहां पर सुक्रोज का केमिकल नेम भी प्रदर्शित किया गया है. तो केमिकली, बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, केमिकली सुक्रोज इज नोन एज अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइल बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोसाइड, और इनके बीच में जो ग्लूकोज ग्लाइकोसाइडिक बंध है वह भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, ग्लूकोज अल्फा 1 टू बीटा फ्रक्टोज. Sucrose provides carbon skeletons for growth and polysaccharide biosynthesis. तो सुक्रोज के कार्य की यदि हम बात करें तो सुक्रोज का मुख्य कार्य जो है वह वृद्धि के लिए और पॉलीसैकेराइड्स के जैव संश्लेषण के लिए कार्बन कंकाल प्रदान करवाना है या कार्बन स्केलेटन प्रोवाइड करना है. इसके अलावा सुक्रोज is also a mean of communication for modulation of carbon partitioning between source leaves and sink tissues. इसके अलावा सुक्रोज खाद्य पदार्थों का निर्माण करने वाली पर्ण यानी स्रोत के रूप में कार्य करने वाली पर्ण और ग्राही टिश्यूज या ग्राही ऊतक जो कि सिंक टिश्यूज के रूप में काम करते हैं, जहां खाद्य पदार्थों का संग्रहण होता है. तो सुक्रोज स्रोत पर्ण के बीच में और ग्राही सिंक टिश्यूज के बीच में कार्बन के वितरण के नियमन के लिए भी एक संचार माध्यम के रूप में काम करती है. यानी जहां पर सुक्रोज का निर्माण हो रहा है या खाद्य पदार्थों का निर्माण हो रहा है, वहां से खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण संग्राही ऊतकों की ओर होता है, जिन्हें हम सिंक टिश्यूज कहते हैं. तो कितनी मात्रा में कार्बन सोर्स टिश्यूज से यानी लीव्स से इन ग्राही ऊतकों में यानी पादप के अन्य भागों में स्थानांतरित होगा, इसका नियमन भी सुक्रोज के द्वारा किया जाता है. Sucrose plays a pivotal role in plant development not only by providing fuel for growth but also through a signaling function.
तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सुक्रोज का पादप के विकास में या वृद्धि में एक अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह महत्वपूर्ण योगदान प्रथम तो इसलिए है क्योंकि वृद्धि के लिए जो आवश्यक ईंधन है वह सुक्रोज के द्वारा प्रदान किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ सुक्रोज एक संकेतक के रूप में भी कार्य करती है, एक सिग्नल के रूप में भी कार्य करती है। और यह सिग्नल जो होता है वह विकास से संबंधित अनेक प्रक्रियाओं का नियमन करता है, अर्थात सुक्रोज के द्वारा विकास से संबंधित अनेक प्रक्रियाओं का नियमन किया जाता है, रेगुलेशन किया जाता है। यह प्रक्रियाएं निम्न प्रकार की हो सकती है, जैसे कि एंजाइम्स का निर्माण करने वाले जीनों की अभिव्यक्ति का नियमन करना, रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एंजाइम्स दैट एनकोड फॉर एंजाइम्स एनकोडिंग जीन्स। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो है उनके कार्य का नियमन करना या अभिव्यक्ति का नियमन करना, या रेगुलेशन ऑफ स्टोरेज प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, विकास की क्रिया में जो संग्राही प्रोटीन सम्मिलित होते हैं उनका नियमन करना। ये सारे नियमन पादप विकास से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं से संबंधित होते हैं, जैसे फ्लावरिंग या पुष्पन से, बीजों के विकास से, या ऊतकों के विभेदन से, या संग्राही उत्पादों के संग्रहण से संबंधित होते हैं। तो सुक्रोज इस प्रकार से वृद्धि के लिए ईंधन भी प्रदान करती है और विकास से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं के नियमन के लिए एक संकेतक या सिग्नल के रूप में भी कार्य करती है। So before studying biosynthesis of sucrose, first we will study biosynthesis of hexose phosphates, which are precursors for sucrose biosynthesis. सुक्रोज के जैव संश्लेषण का अध्ययन करने से पहले हम बात करेंगे हेक्सोस फॉस्फेट्स के जैव संश्लेषण के बारे में, क्योंकि यह जो हेक्सोस फॉस्फेट्स होते हैं यही सुक्रोज के संश्लेषण के लिए पूर्वगामी पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। हेक्सोस फॉस्फेट्स यानी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जिनके द्वारा सुक्रोज का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस प्रकार से हेक्सोस फॉस्फेट निर्मित होते हैं। उसके बाद में सेकेंड प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हेक्सोस फॉस्फेट से सुक्रोज का निर्माण होता है। सुक्रोज इज सिंथेसाइज्ड इन साइटोसॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स बाय यूटिलाइजिंग हेक्सोस फॉस्फेट्स फॉर्म्ड इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सुक्रोज का जो जैव संश्लेषण होता है वह मध्योतक कोशिकाओं के साइटोसॉल में होता है, और मध्योतक कोशिकाओं के साइटोसॉल में सुक्रोज के निर्माण के लिए जो हेक्सोस फॉस्फेट्स प्रयुक्त होते हैं, यह हेक्सोस फॉस्फेट्स प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हरित लवकों में निर्मित होते हैं। तो तात्पर्य यह है कि मध्योतक कोशिकाओं में हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण होता है। इन हरित लवकों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ट्रायोस फॉस्फेट्स का निर्माण होता है। यह ट्रायोस फॉस्फेट्स फिर साइटोसॉल में स्थानांतरित हो जाते हैं मध्योतक कोशिकाओं के ही, और साइटोसॉल में इनसे हेक्सोस फॉस्फेट्स निर्मित होते हैं, और इन्हीं हेक्सोस फॉस्फेट्स से फिर साइटोसॉल में ही सुक्रोज का संश्लेषण होता है। The relative concentration of triose phosphates and inorganic phosphate are major factors contributing to modulation of carbon partitioning between chloroplast and cytosol. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में हरित लवकों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ट्रायोस फॉस्फेट्स का निर्माण होता है। ट्रायोस फॉस्फेट्स यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, यह केल्विन चक्र में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं, और हरित लवकों से इनका स्थानांतरण साइटोसॉल में होता है। तो तात्पर्य इसका यह है कि हरित लवकों और मध्योतक कोशिकाओं के साइटोसॉल के बीच में कार्बन पदार्थों का निरंतर वितरण होता है। हरित लवक से कार्बन पदार्थ साइटोसॉल में जा सकते हैं या साइटोसॉल से वापस हरित लवक में आ सकते हैं। तो यह कार्बन पदार्थों का क्लोरोप्लास्ट और साइटोसॉल के बीच में जो वितरण होता है उनको नियंत्रित करने वाले कारक जो हैं वह एक तो क्लोरोप्लास्ट में निर्मित होने वाले ट्रायोस फॉस्फेट्स हैं, और दूसरा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, अकार्बनिक फॉस्फेट, जो कि मुख्य रूप से साइटोसॉल में पाया जाता है। Triose phosphates produced in Calvin cycle are readily interconverted by triose phosphate isomerases in plastid and cytosol. कैल्विन चक्र में जो ट्रायोस फॉस्फेट्स निर्मित होते हैं, अर्थात डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, यह आपस में अंतर परिवर्तित हो सकते हैं ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा, और यह ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम
प्लास्टिड्स में भी पाए जाते हैं, यानी मध्योतक कोशिकाओं में जो लवक, हरित लवक है, उसमें भी आइसोमरेज पाए जाते हैं, और साथ ही साथ ये आइसोमरेज हरित लवक के बाहर कोशिका द्रव्य में यानी साइटोसोल में भी उपस्थित होते हैं। यह अभिक्रिया हम पूर्व में केल्विन चक्र में भी पढ़ चुके हैं। ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज की उपस्थिति में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यह आपस में अंतर परिवर्तित हो सकते हैं, इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। So this is an isomerase. Dihydroxyacetone phosphate and glycerolate 3 phosphate both are isomers of each other, और आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा इनका आपस में अंतर परिवर्तन हो सकता है। जब सक्रिय रूप से प्रकाश संश्लेषण हो रहा होता है उस समय क्लोरोप्लास्ट में इन ट्रायोस फॉस्फेट्स का निर्माण होता है, और फलस्वरूप क्लोरोप्लास्ट से ये ट्रायोस फॉस्फेट साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में स्थानांतरित होते हैं, और इसके बदले में हरित लवक साइटोसोल से अकार्बनिक फॉस्फेट को इंपोर्ट करते हैं, या साइटोसोल से अकार्बनिक फॉस्फेट हरित लवकों में प्रवेश करते हैं, जो कि साइटोसोल में विभिन्न प्रकार की जैव संश्लेषण क्रियाओं में मुक्त होते हैं, और यह फॉस्फेट क्लोरोप्लास्ट में फिर पुनः एटीपी का निर्माण करने के लिए काम आते हैं, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निर्बाध रूप से चलती रहे। ड्यूरिंग एक्टिव फोटोसिंथेसिस, chloroplasts export triose phosphates to the cytosol and import inorganic phosphate from the cytosol to replenish its. A triose phosphate translocator, जैसा कि पूर्व में स्लाइड में प्रदर्शित किया गया था, जो कि क्लोरोप्लास्ट की भीतरी झिल्ली पर उपस्थित होता है, यह ट्रायोस फॉस्फेट और अकार्बनिक फॉस्फेट के स्थानांतरण का नियमन करता है या रेगुलेशन करता है। ए ट्रायोस फॉस्फेट ट्रांसलोकेटर ड्राइव्स एक्सचेंज ऑफ क्लोरोप्लास्ट ट्रायोस फॉस्फेट्स फॉर साइटोसोल फॉस्फेट एंड बैलेंसेस द रेशियो ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट्स टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोथ इन स्ट्रोमा एंड साइटोसोल। तो जैसा कि पूर्व की स्लाइड में बात की कि क्लोरोप्लास्ट से ट्रायोस फॉस्फेट साइटोसोल में आते हैं और साइटोसोल से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्लोरोप्लास्ट में जाते हैं। यह एक्सचेंज या विनिमय जो है ट्रायोस फॉस्फेट का और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का, यह हरित लवक की भीतरी झिल्ली में उपस्थित एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के द्वारा किया जाता है, जिसको ट्रायोस फॉस्फेट ट्रांसलोकेटर कहा जाता है। तो यह ट्रायोस फॉस्फेट ट्रांसलोकेटर क्लोरोप्लास्ट से ट्रायोस फॉस्फेट्स को साइटोसोल में स्थानांतरित कर देता है और साइटोसोल से अकार्बनिक फॉस्फेट को क्लोरोप्लास्ट में स्थानांतरित कर देता है। तो इस प्रकार से स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा और साइटोसोल के बीच में ट्रायोस फॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का जो अनुपात होता है, वह अनुपात इस ट्रायोस फॉस्फेट ट्रांसलोकेटर की सहायता से नियंत्रित किया जाता है। तो यही जो अनुपात है, यह क्लोरोप्लास्ट और साइटोसोल के उपापचयी स्थिति को भी इंगित करता है या रिफ्लेक्ट करता है। The accumulation of triose phosphates in cytosol increases the formation of fructose 1,6-bisphosphate by cytosolic aldolases. तो जब दिन के समय प्रकाश संश्लेषण तेजी से हो रहा होता है तो ट्रायोस फॉस्फेट का निर्माण होता है। यह ट्रायोस फॉस्फेट ट्रांसलोकेटर के द्वारा साइटोसोल में आ जाते हैं, और जब साइटोसोल में यह पहुंचते हैं तो फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट का निर्माण एल्डोलेज नामक एंजाइम की सहायता से साइटोसोल में होता है। तो डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यह दोनों मिलकर के साइटोसोल में एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट का निर्माण करते हैं, और अभिक्रिया का उत्प्रेरण जो होता है फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम के द्वारा होता है। तो मीनिंग इज, during daytime when active photosynthesis is taking place, triose phosphates are synthesized in chloroplast. From chloroplast these are transferred to cytosol, and in cytosol with the help of aldolase enzyme or fructose 1,6-bisphosphate aldolase enzyme, these triose phosphates are converted into fructose 1,6-bisphosphate. A constant input of triose phosphates from photosynthesizing chloroplast biases the above reaction in forward direction in cytosol of leaf cells. चूंकि दिन के समय ट्रायोस फॉस्फेट्स निरंतर केल्विन साइकिल में निर्मित होते हैं और साइटोसोल में आते रहते हैं, अतः साइटोसोल में इन ट्रायोस फॉस्फेट्स की सांद्रता तुलनात्मक रूप से अधिक बनी रहती है,
और जैसा कि हम जानते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब क्रियाकारक या सबस्ट्रेट पदार्थों की सांद्रता अधिक होती है तो रिएक्शन को वह फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रेरित करती है या अग्र दिशा में प्रेरित करती है। तो यहाँ पर ट्रायोस फॉस्फेट्स ये दोनों डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट यह दोनों सबस्ट्रेट है। तो जैसे साइटोसॉल में इनकी मात्रा बढ़ती रहेगी, प्रकाश संश्लेषण से हरित लवक में निर्मित होते हैं और हरित लवक से यह साइटोसॉल में स्थानांतरित होते हैं, तो इनकी सांद्रता अधिक बनी रहती है। तब तक यह ऊपरी अभिक्रिया या यह अभिक्रिया जो है वह फॉरवर्ड डायरेक्शन में उत्प्रेरित होती रहती है, यानी निरंतर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का निर्माण होता रहता है। लेकिन यदि यह स्थिति बदल जाए, यानी फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की सांद्रता अधिक हो जाए, जो कि इस अभिक्रिया का उत्पाद है सबस्ट्रेट्स की तुलना में, यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट की तुलना में, तो ऐसे स्थिति में यह अभिक्रिया विपरीत दिशा में भी क्रियाशील हो सकती है, जैसा कि सामान्यतः ग्लाइकोलाइसिस के समय होता है, जो कि श्वसन से संबंधित एक क्रिया है। The reverse reaction takes place when the proportion of fructose 1,6 bisphosphate is high in relation to triose phosphates, which occurs at the time of glycolysis or which happens at the time of glycolysis. Now, in presence of enzyme fructose 1,6 bisphosphatase, this fructose 1,6 bisphosphate, इस अभिक्रिया में जो fructose 1,6 bisphosphate बना है वह इस बिसफॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति और जल की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और अकार्बनिक फॉस्फेट में टूट जाता है या परिवर्तित हो जाता है, यानी फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण हो जाता है साइटोसॉल में। So, cytosolic fructose 1,6 bisphosphatase subsequently catalyzes hydrolysis of fructose 1,6 bisphosphate at carbon 1 position forming fructose 6 phosphate and phosphate, यानी fructose 1,6 बिसफॉस्फेट में कार्बन नंबर 1 पर जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वह बिसफॉस्फेटेज एंजाइम के द्वारा हटा दिया जाता है और फलस्वरूप फ्रक्टोज में फॉस्फेट ग्रुप केवल कार्बन नंबर 6 पर ही बचा रहता है, यानी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होता है और अकार्बनिक फॉस्फेट मुक्त हो जाता है। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम, जैसा कि अभी हमने बात की, जो कि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और फॉस्फेट में परिवर्तित करता है, यह एंजाइम क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है और साइटोसॉल में भी पाया जाता है। लेकिन इन दोनों स्थानों पर पाए जाने वाले एंजाइम की प्राथमिक संरचना में और नियमन में कुछ महत्वपूर्ण अंतर पाए जाते हैं। There are some important differences between fructose 1,6 bisphosphatase, which is found in chloroplast and which is found in cytoplasm. These differences are found both in primary structure as well as in regulatory properties of these two enzymes. So, first difference, the cytosolic form of the enzyme, that is cytosolic fructose 1,6 bisphosphatase, lack a amino acid sequence which disables its regulation through reduction by thioredoxin. साइटोसॉल में जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज पाया जाता है उसमें एक विशिष्ट अमीनो अम्ल अनुक्रम अनुपस्थित होता है और इस अमीनो अम्ल अनुक्रम के अनुपस्थित होने से थायोरेडॉक्सिन नामक एक रेगुलेटर के द्वारा अपचयन के द्वारा इस एंजाइम का नियमन रुक जाता है, यानी एक अमीनो एसिड सीक्वेंस साइटोसोलिक एंजाइम में नहीं पाई जाती और इसके नहीं पाए जाने के कारण थायोरेडॉक्सिन के द्वारा अपचयन से इस एंजाइम का होने वाला रेगुलेशन ब्लॉक हो जाता है, यानी थायोरेडॉक्सिन के द्वारा इसका रेगुलेशन साइटोसोलिक फॉर्म का नहीं हो सकता। लेकिन क्लोरोप्लास्ट में जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज पाया जाता है उसमें यह अमीनो अम्ल अनुक्रम पाया जाता है और इस अमीनो अम्ल अनुक्रम के पाए जाने के कारण क्लोरोप्लास्ट में जो यह एंजाइम पाया जाता है यह एंजाइम थायोरेडॉक्सिन के द्वारा अपचयन के द्वारा नियमन प्रदर्शित करता है या थायोरेडॉक्सिन के द्वारा इस एंजाइम का नियमन किया जा सकता है। जो दूसरा अंतर है, cytosolic form of enzyme is strongly inhibited by two regulatory metabolites, namely fructose 2,6 bisphosphate and AMP. जो साइटोसॉल में फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम पाया जाता है वह फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट और AMP इन दो पदार्थों के द्वारा
स्ट्रांगली इनहिबिट होता है या संदमित होता है, यानी फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट और एएमपी यह जो पदार्थ होते हैं वह साइटोसोल में पाए जाने वाले फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम की सक्रियता को अत्यधिक कम कर देते हैं या संदमित कर देते हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले एंजाइम में यह संदमन नहीं पाया जाता। नाउ इस अभिक्रिया में यानी फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज के द्वारा जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट साइटोसोल में निर्मित हुआ, अब वह 3 अलग अलग अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है। इट कैन प्रोसीड टू डिफरेंट डेस्टिनेशन थ्रू 3 डिफरेंट रिएक्शंस। फर्स्ट इज फॉस्फोराइलेशन ऑफ कार्बन 1। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का कार्बन नंबर 1 पर पुनः फॉस्फोराइलीकरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वापस फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का निर्माण हो जाता है। तो यह पहली अभिक्रिया है जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जिसमें भाग ले सकता है। यह अभिक्रिया भी 2 अलग अलग एंजाइम के द्वारा हो सकती है। पहली अभिक्रिया में फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम भाग लेता है और इस एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और एटीपी परस्पर क्रिया करते हैं। एटीपी से फॉस्फेट समूह फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पर स्थानांतरित हो जाता है, जिससे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का निर्माण हो जाता है और एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह अभिक्रिया जो है वह फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज नामक एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है। यही कार्य यानी फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का निर्माण एक दूसरे एंजाइम और दूसरी अभिक्रिया के द्वारा भी हो सकता है। जो दोनों में मूलभूत अंतर है वो यह है कि यहां पर एटीपी के स्थान पर पायरोफॉस्फेट काम में आता है। पहली अभिक्रिया में यहां एटीपी काम में आया था, जबकि यहां पर पायरोफॉस्फेट काम में आता है और पायरोफॉस्फेट से फॉस्फेट समूह फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का निर्माण हो जाता है। और पायरोफॉस्फेट से एक फॉस्फेट समूह स्थानांतरित जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे हो जाता है और दूसरा फॉस्फेट समूह जो है वह इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में मुक्त हो जाता है। यह जो अभिक्रिया है यह पायरोफॉस्फेट लिंक्ड फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है। तो दोनों में से किसी भी अभिक्रिया के द्वारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का निर्माण हो जाता है। दूसरी अभिक्रिया में इट इज फॉस्फोराइलेशन ऑफ कार्बन 2 ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। जो दूसरी अभिक्रिया हो सकती है उसमें जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है उसमें कार्बन नंबर 2 का फॉस्फोराइलीकरण होता है, जिससे फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का निर्माण होता है। और यह अभिक्रिया जो है यह एक बाइफंक्शनल एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है। बाइफंक्शनल एंजाइम यानी एक ही एंजाइम जो है वह 2 अलग अलग कार्य करता है। एंजाइम का नाम है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 2 काइनेज फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज। तो जैसा कि नाम से हम देख सकते हैं यह बाइफंक्शनल एंजाइम काइनेज अभिक्रिया भी उत्प्रेरित कर सकता है और फॉस्फेटेज अभिक्रिया भी उत्प्रेरित कर सकता है। तो काइनेज एंजाइम यानी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 2 काइनेज, इस एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और एटीपी आपस में क्रिया करते हैं। एटीपी से फॉस्फेट समूह का स्थानांतरण फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पर होकर फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का निर्माण हो जाता है और एटीपी से एडीपी का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से जो बाइफंक्शनल एंजाइम है जिसके 2 कार्य हैं उनमें से पहला कार्य है काइनेज एक्टिविटी। तो काइनेज एक्टिविटी में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का निर्माण होता है। इसी एंजाइम का जो दूसरा कार्य है वह फॉस्फेटेज एक्टिविटी है, यानी यह एक फॉस्फेटेज एंजाइम के रूप में भी कार्य कर सकता है। एंजाइम का पूरा नाम होगा फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज। तो जब यह एंजाइम क्रियाशील होता है तो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो काइनेज के द्वारा फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बनता है वह जल की उपस्थिति में इसमें से फॉस्फेट समूह पुनः मुक्त हो जाता है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण हो जाता है और अकार्बनिक फॉस्फेट मुक्त हो जाता है। फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट से अकार्बनिक फॉस्फेट का मुक्त हो जाना है, यानी कार्बन 2 पर जो फॉस्फेट समूह है वो मुक्त हो जाता है, पुनः फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता है और अकार्बनिक फॉस्फेट मुक्त हो जाता है। तो यह दोनों अभिक्रियाएं एक ही एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है, इस कारण से इसे बाइफंक्शनल एंजाइम कहा जाता है, जो काइनेज एक्टिविटी को भी उत्प्रेरित कर सकता है और जो फॉस्फेटेज एक्टिविटी को भी उत्प्रेरित कर सकता है। साथ ही तीसरी अभिक्रिया जिसमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भाग ले सकता है वो है आइसोमराइजेशन या समावयवीकरण। इसमें हेक्सोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होता है और फिर एक म्यूटेज एंजाइम यानी फॉस्फोग्लूको म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से
ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का निर्माण हो जाता है। यानी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा और उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का निर्माण म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। पहली अभिक्रिया हेक्सोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण, और दूसरी अभिक्रिया फॉस्फो ग्लूको म्यूटेज के द्वारा उत्प्रेरित होती है, जिससे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का निर्माण। तो इस प्रकार से साइटोसोल में अब 3 प्रकार के हेक्सोज फॉस्फेट्स निर्मित हो सकते हैं या उपस्थित हो सकते हैं। एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, दूसरा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और तीसरा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। और इन तीनों की मात्रा को एक साम्यावस्था में बनाए रखा जाता है बाय रेडिली रिवर्सिबल रिएक्शंस कैटेलाइज्ड बाय आइसोमरेज एंड म्यूटेज एंजाइम्स। तात्पर्य यह है कि इन अलग अलग अभिक्रियाओं के द्वारा जिनको हमने अभी देखा, उससे साइटोसोल में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का निर्माण हो सकता है। और इन तीनों ही हेक्सोज फॉस्फेट्स हैं, 6 कार्बन युक्त मोनोसैकेराइड्स हैं जिनमें फॉस्फेट समूह भी उपस्थित है। तो यह 3 की जो मात्रा है वह एक साम्यावस्था में बनाए रखी जाती है और इस साम्यावस्थाओं को बनाए रखने का कार्य जो किया जाता है वह आइसोमरेज और म्यूटेज एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होने वाली उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के द्वारा किया जाता है। These 3 sugar monophosphates collectively constitute pool of hexose phosphates in cytosol. तो यह जो तीनों शुगर मोनोफॉस्फेट्स हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, यह साइटोसोल में हेक्सोज फॉस्फेट्स का एक पूल निर्मित करते हैं, एक समूह निर्मित करते हैं। Fructose 2,6-bisphosphate is an important signal that regulates the exchange of triose phosphates and phosphate between chloroplast and cytoplasm for the formation of the hexose phosphate pool. इस हेक्सोज फॉस्फेट समूह का निर्माण करने के लिए साइटोसोल में फ्रक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट एक महत्वपूर्ण संकेत का कार्य करता है या सिग्नल का कार्य करता है, और यही सिग्नल यानी फ्रक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट क्लोरोप्लास्ट और साइटोसोल या साइटोप्लाज्म के बीच ट्रायोज फॉस्फेट्स और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के विनिमय को नियंत्रित करता है। यानी क्लोरोप्लास्ट से ट्रायोज फॉस्फेट के साइटोसोल में स्थानांतरण और साइटोप्लाज्म या साइटोसोल से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से के पुनः क्लोरोप्लास्ट में स्थानांतरण का नियमन जो किया जाता है, उसके लिए एक संकेतक का जो कार्य किया जाता है, सिग्नल का कार्य किया जाता है, वो फ्रक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट के द्वारा किया जाता है। So this happens in response to photosynthesis provided by triose phosphate translocator, जिसके बारे में हम पूर्व में बात कर चुके हैं, and demand on hexose phosphate pool itself। यानी यह जो नियमन किया जाता है वह इस पर आधारित होता है कि ट्रायोस फॉस्फेट ट्रांसलोकेटर के द्वारा कितनी मात्रा में ट्रायोस फॉस्फेट साइटोसोल में प्रवेश करती है, और जो हेक्सोज फॉस्फेट पूल निर्मित होता है उस हेक्सोज फॉस्फेट पूल में जो हेक्सोज शर्कराएं उपस्थित है, सुक्रोज के निर्माण में उनकी कितनी मांग है, इस आधार पर फ्रक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट के द्वारा इस विनिमय का नियमन किया जाता है या रेगुलेशन किया जाता है। अब यह नियमन किस प्रकार से होता है? तो पहला, ए हाई ट्रायोस फॉस्फेट टू फॉस्फेट रेशियो इन साइटोसोल, यानी साइटोसोल में जब ट्रायोस फॉस्फेट अधिक मात्रा में उपस्थित हो अकार्बनिक फॉस्फेट की तुलना में, तो यह तब होगा जब प्रकाश संश्लेषण सक्रिय रूप से चल रहा हो। तो सक्रिय प्रकाश संश्लेषण होगा तो ऑब्वियसली ट्रायोस फॉस्फेट अधिक मात्रा में बनेंगे और तुलनात्मक रूप से फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, अकार्बनिक फॉस्फेट जो होगा कम होगा। तो यह स्थिति जो है वह फ्रक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट के निर्माण को संदमित करती है। किस प्रकार से संदमन किया जाता है? ट्रायोस फॉस्फेट्स इनहिबिट द काइनेज एक्टिविटी ऑफ बाइफंक्शनल एंजाइम। जो फ्रक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट का निर्माण करने वाला काइनेज एंजाइम है, यह काइनेज एंजाइम ट्रायोस फॉस्फेट के द्वारा संदमित होता है। तो जब ट्रायोस फॉस्फेट अधिक मात्रा में साइटोसोल में होंगे तो ऑब्वियसली ट्रायोस फॉस्फेट की अधिक मात्रा होने के कारण बाइफंक्शनल एंजाइम जो है उसकी काइनेज एक्टिविटी संदमित हो जाती है, और जब काइनेज एक्टिविटी संदमित होगी यानी फ्रक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट का निर्माण नहीं होगा जब प्रकाश संश्लेषण सक्रिय रूप से चल रहा है। इसके विपरीत जब
यह अनुपात यानी ट्रायोस फॉस्फेट का अकार्बनिक फॉस्फेट के साथ जो अनुपात है वह कम होता है, यानी ट्रायोस फॉस्फेट कम मात्रा में उपस्थित है और फॉस्फेट अधिक मात्रा में उपस्थित है साइटोसॉल में। ऐसा तब होगा जब प्रकाश संश्लेषण की दर धीमे हो। तो ऐसे स्थिति में यह जो अनुपात होगा यह फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट के निर्माण को प्रेरित करता है। और यह प्रेरित क्यों होता है? बिकॉज द फॉस्फेट जो कि अब अधिक मात्रा में उपस्थित है, यह फॉस्फेट काइनेज एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट के निर्माण करने वाले काइनेज एंजाइम की एक्टिविटी को प्रेरित करता है या बढ़ाता है, और उसके फलस्वरूप फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का निर्माण प्रेरित होता है या यह अधिक मात्रा में निर्मित होता है। तो मतलब सक्रिय प्रकाश संश्लेषण जब चलता है उस वक्त फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का निर्माण कम होगा, और जब प्रकाश संश्लेषण की गति मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है, उस वक्त फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का निर्माण अधिक होगा। और जब इस स्थिति में यानी दूसरी स्थिति में जब प्रकाश संश्लेषण कम है और फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का निर्माण अधिक हो रहा है, तो इसकी अधिक सांद्रता फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम की सक्रियता को संदमित करती है। यानी फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम जो है वह अब सक्रिय नहीं रह पाएगा। यह एंजाइम जो है वह फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को हाइड्रोलाइज करके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण करता है। तो फलस्वरूप फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण नहीं हो पाएगा, और इस कारण से साइटोसॉल के अंदर जो हेक्सोज फॉस्फेट्स की मात्रा है, विशेष रूप से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की मात्रा जो है वह कम होगी। और ऑब्वियसली जब फ्रक्टोज 6 हेक्सोज फॉस्फेट के रूप में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की मात्रा कम होगी, तो उससे फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। तो जब प्रकाश संश्लेषण तेज गति से चल रहा होता है तब हेक्सोज फॉस्फेट्स बनेंगे, और जब प्रकाश संश्लेषण की गति मंद हो जाती है तो ऐसे स्थिति में हेक्सोज फॉस्फेट्स का संश्लेषण भी मंद हो जाता है। और जब हेक्सोज फॉस्फेट्स का संश्लेषण मंद होगा तो चूंकि इन्हीं हेक्सोज फॉस्फेट से सुक्रोज का निर्माण होता है, तो सुक्रोज के संश्लेषण की क्रिया भी धीमी हो जाएगी। तो वस्तुतः हेक्सोज फॉस्फेट पूल जो है, जो 3 हेक्सोज फॉस्फेट शर्कराओं से निर्मित होता है, यह स्वयं भी कोशिका के भीतर फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट की मात्रा को नियंत्रित करता है। द हेक्सोज फॉस्फेट पूल इटसेल्फ कंट्रोल्स द इंट्रासेलुलर कंटेंट ऑफ फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। तो हेक्सोज फॉस्फेट पूल में जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पाई जाती है वह काइनेज एक्टिविटी को बढ़ाती है और फॉस्फेटेज एक्टिविटी को कम करती है बाई फंक्शनल एंजाइम के। यानी जब साइटोसॉल में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा होगी तो वह काइनेज एक्टिविटी को बढ़ाएगी, तो उससे फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का निर्माण अधिक होगा, और यही फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फॉस्फेटेज एक्टिविटी को कम करती है, जिससे फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का हाइड्रोलाइसिस तुलनात्मक रूप से कम होगा। So meaning is a high fructose 6 phosphate level increases the concentration of fructose 2,6 bisphosphate, and which in turn inhibits fructose 1,6 bisphosphate is restricting the formation of hexose phosphates। तो कुल मिलाके जो पिछले स्लाइड में बात की थी कि किस प्रकार से फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट के द्वारा नियमन होता है, तो एक हाई फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट लेवल जब होगा तो वह फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट की सांद्रता को बढ़ाएगा या उसके निर्माण को प्रेरित करेगा, और जब फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का निर्माण प्रेरित होगा तो वह फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को संदमित करेगा, और जब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट संदमित होगा, बिसफॉस्फेटेज संदमित होगा, तो इसकी फॉस्फेटेज एक्टिविटी संदमित होगी, जिससे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और अकार्बनिक फॉस्फेट का निर्माण नहीं होगा। तो हेक्सोज फॉस्फेट के रूप में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट नहीं बनेगा, और जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट नहीं बनेगा तो फिर ऑब्वियसली जो बाकी दो हेक्सोज फॉस्फेट हैं पूल के, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, उनका निर्माण भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह भी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के द्वारा ही निर्मित होते हैं। In night, maltose and hexoses derived from mobilization of chloroplast starch build up the pool of hexose phosphate in cytosol। तो अभी तक जो हमने बात की थी वो दिन के समय की थी। रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है और ट्रायोस फॉस्फेट्स का निर्माण बंद हो जाता है, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च उपस्थित होता है उसका मोबिलाइजेशन होता है या उसका हाइड्रोलाइसिस होता है, और स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस से माल्टोज का निर्माण होता है और अन्य हेक्सोजेस का निर्माण होता है साइटोसॉल में रात्रि के समय। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है
कि रात्रि के समय एक अन्य क्रिया के द्वारा हेक्सोजेस का निर्माण साइटोसॉल में होता है। दिन के समय तो ट्रायोस फॉस्फेट्स जो केल्विन साइकिल में बनते हैं उससे ये हेक्सोस फॉस्फेट्स बनते हैं, और रात्रि के समय स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस से, क्लोरोप्लास्ट में जो स्टार्च उपस्थित होता है उसके हाइड्रोलाइसिस से माल्टोज और हेक्सोजेस का निर्माण होता है। The hydrolysis of fructose bisphosphates does not contribute significantly to higher levels of hexose phosphates because triose phosphates are not precursors of hexose moieties. तो यहाँ पर रात्रि के समय फ्रक्टोज बिस्फॉस्फेट्स यानी फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट या फ्रक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट से हेक्सोस फॉस्फेट्स का लेवल रात्रि में साइटोसॉल में नहीं बढ़ता है, क्योंकि यह जो फ्रक्टोज बिस्फॉस्फेट्स हैं यह ट्रायोस फॉस्फेट्स से निर्मित होते हैं दिन के समय, और रात्रि के समय चूंकि ट्रायोस फॉस्फेट्स निर्मित नहीं होते हैं तो ट्रायोस फॉस्फेट से इन फ्रक्टोज बिस्फॉस्फेट्स का निर्माण भी रात्रि के समय नहीं हो सकता। अतः इनके द्वारा हेक्सोस फॉस्फेट्स का निर्माण रात्रि के समय कोशिकाओं में नहीं होता है या साइटोसॉल में नहीं होता है। Therefore, the inhibition of cytosolic fructose 1,6 bisphosphate by fructose 2,6 bisphosphate does not affect the nocturnal synthesis of sucrose. तो चूंकि फ्रक्टोज बिस्फॉस्फेट से रात्रि के समय यह हेक्सोजेस नहीं बन रहे, इन हेक्सोजेस का निर्माण जो हो रहा है वह स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस से हो रहा है। इस कारण से फ्रक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट के द्वारा फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट का संदमन रात्रि के समय सुक्रोज के निर्माण को प्रभावित नहीं करता है, अफेक्ट नहीं करता है। So, to sum up, the concentration of sucrose in cytosol of leaves is largely dependent upon rates of carbon import and carbon export in the form of sucrose to other tissues. तो जैसा बात की कि सुक्रोज का संश्लेषण जो होता है वो साइटोसॉल में होता है, और साइटोसॉल में जो सुक्रोज की सांद्रता होगी वह इस बात पर निर्भर करती है कि साइटोसॉल में कार्बन का इंपोर्ट कितनी मात्रा में हो रहा है और कार्बन का एक्सपोर्ट कितनी मात्रा में हो रहा है। कार्बन का इंपोर्ट जो होता है वह दिन के समय तो केल्विन साइकिल में ट्रायोस फॉस्फेट्स के निर्माण से होता है, और इन ट्रायोस फॉस्फेट से हेक्सोस फॉस्फेट्स निर्मित होती है जिससे सुक्रोज का निर्माण होगा दिन के समय। रात्रि के समय यह क्रिया यानी ट्रायोस फॉस्फेट्स का निर्माण नहीं होता, तो रात्रि के समय जो क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च होता है उसके हाइड्रोलाइसिस से माल्टोज का निर्माण होता है, और उनसे जो हेक्सोस फॉस्फेट्स निर्मित होती है यानी स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस से माल्टोज या अन्य हेक्सोस फॉस्फेट्स जो निर्मित होती हैं वह सुक्रोज का निर्माण करती है। तो साइटोसॉल में कितनी मात्रा में कार्बन आ रहा है दिन के समय ट्रायोस फॉस्फेट्स के रूप में, और रात्रि के समय हेक्सोजेस के रूप में जो स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस से आती है, और कार्बन का एक्सपोर्ट कितनी मात्रा में हो रहा है सुक्रोज के रूप में दूसरे ऊतकों को। यानी जब सुक्रोज का निर्माण होगा पर्ण के अंदर चाहे दिन में या रात्रि में, तो पर्ण से या फिर सुक्रोज दूसरे पादप के अंगों को स्थानांतरित किया जाता है। इट इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। तो सुक्रोज के रूप में कार्बन साइटोसॉल से बाहर निकलता है पर्ण मध्योतक कोशिकाओं से। तो किस मात्रा में कार्बन का इंपोर्ट हो रहा है और किस मात्रा में कार्बन का एक्सपोर्ट हो रहा है, इन दोनों की जो रेट है कार्बन इंपोर्ट की और कार्बन एक्सपोर्ट की, इस रेट के द्वारा साइटोसॉल में सुक्रोज की सांद्रता जो है वह निर्भर करती है। So this is all about formation of hexose phosphates. In next presentation, I will explain how sucrose is synthesized from hexose phosphates. तो अगले प्रस्तुतिकरण में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से इन हेक्सोस फॉस्फेट से सुक्रोज का निर्माण साइटोसॉल में होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।